वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीसी की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यूस रन कर रही है, उसी सीरीज़ से जुड़ा आज एक वीडियो और आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस सीरीज़ में देख चुके हैं कि एक्यूज्ड समन या वारंट सर्व होने के बाद कोर्ट के सामने अपीयर हो चुका है और अब उस अपीयरेंस के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 207 या 208 का कंप्लायंस करते हुए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि अभियुक्त को ज़रूरी हैं, एक्यूज्ड को ज़रूरी हैं अपना डिफेंस करने के लिए ट्रायल के दौरान, सारे दे दिए हैं। अब उसके बाद का प्रोसीजर होगा क्या, तो आज उसी पर बात होगी आपसे। तो चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद अपने जो आज का वीडियो है उससे रिलेटेड टॉपिक आपके सामने लेकर आऊँगा। जैसा कि हमने देखा था कि चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश हो गई थी, उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया था और कॉग्निजेंस लेने के बाद सम्मन या वारंट, जो आप लोग अब समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया ये सब बातें, सर्व कर दिया था एक्यूज्ड के ऊपर। और अब एक्यूज्ड अपीयर हो गया था और अब इस अपीयरेंस के बाद एक्यूज्ड को अगर एफआईआर बेस्ड केस था तो 207 में, और अगर कंप्लेंट बेस्ड केस था तो 208 में वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रोवाइड कर दिए थे एक्यूज्ड को। कोर्ट ने एक्यूज्ड को वो सब दे दिए थे। अब ये बातें हो गई, अब इसके बाद की बात करते हैं। अब जैसे कि एक्यूज्ड को कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है। तो जैसे ही 207/208 का कंप्लायंस होता है, उस समय अगर केस ट्राइबल है, ट्राइबल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा मुकदमे का ट्रायल किया जा सकता है तब तो कोई बात नहीं। अन्यथा अगर केस ट्राइबल मतलब ट्राई किया जाना है किसके द्वारा, केवल और केवल ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट, सत्र न्यायाधीश के द्वारा अगर ट्राइबल है, जैसे कि एग्जाम्पल 302 का ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, वो ट्रायल केवल और केवल आपके सेशन कोर्ट ही कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट करेंगे क्या, इनका कंप्लायंस करने के बाद 207/208 सीधे 209 का यूज़ करते हुए मैटर को कमिट कर देंगे और अब मैटर पहुंच जाएगा सेशन कोर्ट के पास। अब सेशन कोर्ट यहाँ पर केस को आगे बढ़ाएगी। एक बात ये हो गई। अब एक बात और समझने वाली है कि जहाँ तक रही बात कॉग्निजेंस लेने की, केस पे कॉग्निजेंस लेने की, तो मजिस्ट्रेट को कोई रोक टोक नहीं है कि केस अगर ट्राइबल सेशन कोर्ट के द्वारा है तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर है। मजिस्ट्रेट चाहे मर्डर का केस हो, चाहे कोई भी, चाहे उसके द्वारा ट्राइबल हो या ना हो, वो 191B में कॉग्निजेंस लेकर अभियुक्त को सम्मन करने की पावर रखता है और उसके आने पर 207 या 208 का कंप्लायंस करने तक की पावर वो रखता है। इसके बाद वो 209 में केस को कमिट कर सकता है, किसको, सेशन कोर्ट को। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जैसे ही आपकी फाइल आई, जैसे ही आपकी सपोज करिए कि चार्जशीट फाइल हुई और चार्जशीट फाइल हो गई कोर्ट के सामने, कोर्ट है आपकी जेएम। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट चाहे तो कॉग्निजेंस ना भी लें, कॉग्निजेंस लिए बिना इस केस को कहाँ, डायरेक्ट 209 में सेशन कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दें, कमिट कर दें। और अब सेशन कोर्ट यहाँ पर 193 में कॉग्निजेंस लेगा और वो अब अभियुक्त को सम्मन करेगा। सम्मन करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फॉरवर्ड कर दिए हैं फाइल के साथ 207/208 वाले, तो तुरंत अभियुक्त को दे देगा, अन्यथा मंगाकर अभियुक्त को प्रोवाइड कर देगा। तो ये एक आपको कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझा दिया कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस से बार्ड नहीं है, चाहे वो केस उसके द्वारा ट्राइबल हो या ना हो, वो कॉग्निजेंस मुकदमे का ले सकता है।
अब जब 207 एंड 208 का कंप्लायंस हो गया, अब यहां पर एक्यूज्ड को अपीयर होना है नेक्स्ट डेट पर, मतलब जिस दिन ये कॉपी रिसीव करेगा उसकी नेक्स्ट डेट पर अब एक्यूज्ड को अपीयर होना है और फेस करना है चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग जो कि हमारी सेक्शन 211 से 224 तक बताई गई है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो आज मैं आपके साथ 211 से 216 तक का प्रोविज़न डिस्कस करूंगा। अब देखिए, एक्यूज्ड अपीयर होता है, एक्यूज्ड अपीयर हुआ। अब यहां पर कोर्ट का दो काम है। एक्यूज्ड को अपीयर होने के बाद कोर्ट एक्यूज्ड को पूछती है चार्ज फ्रेम करने से पहले कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, मतलब आपको अपना गुनाह कबूल है या नहीं। अगर अब यहां पे दो कंडीशन आती हैं। अगर एक्यूज्ड कहता है कि यस आई प्लीड गिल्टी, तो अब यहां पर कोर्ट, इस कंडीशन में कोर्ट के पास अब यहां पे क्या पावर है, जब उसने अपने आप को गिल्टी एडमिट कर लिया तो कोर्ट के पास पावर क्या है, दो पावर है। या तो इस प्लीड गिल्टी पर एक्यूज्ड को कन्विक्ट करके सजा सुना दे, दोषी मानकर सजा सुना दे, या यहां पर देखिए ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी से बाध्य नहीं है कि अगर उसने एक्यूज्ड ने एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने एडमिट किया कि मैंने ही मर्डर किया था या मैंने ही किसी को पीटा था या चोरी की थी, तो वो सज़ा सुना देगा या सज़ा नहीं सुनाएगा, वो उसकी विवेकाधिकार पर छोड़ा गया है। तो या तो उसकी प्लीड गिल्टी पर वो उसे कन्विक्ट करके सज़ा सुना दे या वो चार्ज फ्रेम करके ट्रायल चला दे। तो ये इनके विवेकाधिकार पर, इनके डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत ये आता है। तो यस, और दूसरे में अगर वो कहते हैं कि अक्यूज्ड कहता है कि नो आई एम नॉट प्लीड गिल्टी, नो आई नॉट प्लीड गिल्टी, मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता, तब यहाँ पे तो कोर्ट की मजबूरी है। यहाँ पर कोर्ट के पास अब पावर नहीं है कि कोर्ट उसे कन्विक्ट कर देगी, क्योंकि अब उसने जब मान लिया है कि मेरे द्वारा अपराध नहीं हुआ है तो अब ट्रायल चलेगा। अब बात आ गई है एविडेंस की, तो यहाँ पे कोर्ट अब आपका चार्ज फ्रेम करेगी और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ट्रायल चलेगा। तो ये तक बात पहुंच गई आपकी ट्रायल की। अब मैं आपको बता देता हूं कि छोटे छोटे प्रोविजंस रिलेटेड टू चार्जेस। अब जैसे कि बात होती है, चार्ज हमारा 211 से लेकर 224 तक है। 211 सिंपल से शब्दों में समझिए, कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं। क्या किन किन बातों को 211 क्लियर करता है चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे? अपराध क्या हुआ है, ऑफेंस क्या हुआ है, क्या उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक नाम है मतलब कानून ने उसे कोई नाम दिया है क्या, जैसे चोरी, बलात्कार, लूट, ये स्पेसिफिक नाम है। अगर दिया है तो वो चार्ज में वही नाम डाल दिया जाएगा कि तुमने चोरी करी। ठीक। तीसरा, अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो उसको शब्दों के द्वारा उसे बताया जाएगा कि तुमने आखिर अपराध किया है तो अपराध किस तरीके का किया है। तो यहाँ पे उसको एक छोटा सा जो है डिफाइन करा जाएगा ऑफेंस को कि किस तरीके से तुमने अपराध किया है। अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो अपराध को डिफाइन करना पड़ेगा शब्दों के द्वारा। उसके बाद
अगर अपराध हुआ है तो किसके अगेंस्ट, पर्सन या किसी वस्तु के अगेंस्ट। पर्सन मतलब हो सकता है किसने किसी का मर्डर किया हो, वस्तु हो सकती है कि इसने जो है चोरी करी हो, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ बताई जाएगी 211 में मोटी मोटी। अब बात करते हैं 212 की। 212 की 212 में बताया जाएगा टाइम, प्लेस, पर्सन। टाइम, प्लेस, पर्सन, किस समय, कितने समय से कितने समय, अप्रॉक्स, किस जगह और किस व्यक्ति के अगेंस्ट आपने अपराध किया, ये 212 में बताया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि टाइम हो गया, प्लेस हो गया, और अगर बात होती है टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया, पर्सन बता दिया, ये तो बता दिया। अब इसमें 212 में एक चीज़ और दी गई है कि अगर ऑफेंस हुआ है किससे जुड़ा हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ अपराध किया गया है। तो इस केसेस में कोई भी चीज़ अगर एग्जैक्ट नहीं भी बता दी जा रही है, जैसे कि प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नहीं डिफाइन की गई है, मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का नाम नहीं बताया जा रहा है चार्ज में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल है, ठीक है। अगर मनी से जुड़ा अपराध हुआ है तो कोई एग्जैक्ट अमाउंट बताने की ज़रूरत नहीं, लगभग में काम चलता है। तो वो चीज़ें तो ये है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के प्रॉपर्टी के केस में अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं भी दिया जा रहा है तो भी कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। 212 में यही बताया गया, टाइम, प्लेस, पर्सन, और अगर ऑफेंस ऐसा है तो उस वहाँ पर किस तरीके से चार्ज में उसके साथ डील करा जाएगा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होगी कि नहीं होगी, ये बताया गया है 212 में। अब देखिए 213 में क्या बताया गया है। सेक्शन 213 एप्लीकेबल वहां होता है एप्लीकेबल होगा जहां पर 211 और 212 में जो बातें बताई गई हैं, जो चीज़ें को क्लियर किया गया है जिससे कि एक्यूज को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर 211 और 212 भी एक्यूज को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है उसके किए गए अपराध के बारे में, समय, परिस्थिति, जगह या कितने अमाउंट किस जगह, अगर प्रॉपर अभियुक्त नहीं समझ पा रहा है 211 212 के बाद, तो 213 वहाँ पर 213 में उसको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है कोर्ट के माध्यम से, सरल लैंग्वेज में। जब 211 और 212 फेल होते हैं अभियुक्त को जानकारी देने में, अभियुक्त को समझाने में, तब 213 का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कोशिश की जाती है कि अभियुक्त को उसके किए गए कृत्य के बारे में, उसके किए गए एक्ट के बारे में, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आ गया है या आ चुका है, उसको समझाया जाए। तो 213 में अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा बस यही है। अब अगर 214 की बात करें तो 214 भी कोई विशेष रोल प्ले नहीं करता है। 214 केवल इतना ही बोलता है कि जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं चार्ज फ्रेमिंग में, जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है चार्ज फ्रेमिंग में, ये माना जाएगा कि वो शब्द उस अपराध को बताने के लिए आपका इस्तेमाल किया गया है। मतलब जो भी वर्ड यूज़ हुए हैं चार्ज फ्रेमिंग में वो सब यही इंगित करते हैं अपराध को परिभाषित करने में और जिससे कि ये अपराध बनता है। तो ये चीज़ें 214 में बताई गई है कि मतलब जो भी वर्ड आपके इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऑफेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं और एक वो ये बताने में मदद कर रहे हैं कि अपराध
गठित हुआ है और ये कृत्य, वो एक्ट अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये आपका 214 क्लेरिफाई करता है। अब देखिए 215 बहुत ही रिलेवेंट सेक्शन है। जैसे कि सपोज करिए कि एक जेएम है और वो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, और उस दौरान फ्रेम करते समय वो कोई भी ऐसा टर्म जैसे कि अपराध को वो वर्णित करना, मतलब अपराध को वर्णित करना मतलब मेंशन करना भूल गए हो, भूल गए हो पहला, या जहां पर अपराध की कोई परिभाषा नहीं है, डिफाइन नहीं किया है, वहां पर वो उसको डिफाइन करना, डिफाइन नहीं कर पाए हो ठीक तरीके से, ठीक है, या वो किसी चीज को जैसे ऑफेंस को करना भूल गए, या थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, ठीक है, या थिंग, ऑब्जेक्ट या पर्सन, गलत नाम नोट कर लिया है चार्ज में कि किसके खिलाफ अपराध हुआ है, गलती से गलत नाम नोट हो गया है, ठीक है, इन सब चीज़ों का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर ऐसी गलती हो गई है, चाहे वो एरर हो गया है या वो ओमिशन हो गया है, मतलब जानबूझकर नहीं की है और गलती से हो गया है, ओमिट हो गया, दिमाग से निकल गया, वो चीज़ वो फ्रेम नहीं कर पाए, चार्ज में नहीं डाल पाए जो जरूरी था, जैसे कि अपराध किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है उसमें से कुछ एलिमेंट छोड़ दिया चार्ज फ्रेमिंग के दौरान। जैसे चोरी की बात कर लें तो चोरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, पोजीशन, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसमें से कोई एलिमेंट छूट गया हो, ठीक है, या अभियुक्त का नाम दूसरा नाम लिख गया हो, ऐसी चीज़ें अगर हो भी गई हैं, एरर ओमिशन हो भी गया है चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे, तो वो तब तक किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, ट्रायल पर कोई भी प्रभाव तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि प्रॉपर फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो जाए, जब तक कि पूरी, जिसे कहते हैं कि पूरा का पूरा केस ही ना पलट जाए, जब तक केस का नेचर ही अलग ना हो जाए। जैसे कि मान लो कि चोरी का केस था, चोरी के केस में चार्ज फ्रेमिंग हो रही थी और वो ऐसा बन जाए कि वो मर्डर में बदल जाए, तब तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर वो नेचर चेंज ना होते हुए थोड़ी बहुत एरर हो रही है उस केस में चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे, तो वो बहुत प्रभाव नहीं डालेगा। तो 215 में आपका केवल यही बताया गया है, जिसे आप एक समझने के लिए समझ सकते हैं। 216 ये भी रिलेवेंट है, इसमें कहता है अल्ट्रेशन और एडिशन ऑफ चार्ज, अल्ट्रेशन और एडिशन। अब जैसे कि इसमें यह बताया गया है कि जैसे न्यायालय ने चार्ज फ्रेम कर भी दिया और फ्रेम करने के बाद ट्रायल शुरू हो भी गया, लेकिन उसके बाद ये पता चलता है कि इसके खिलाफ और भी चार्जेस बनते हैं जो कि चार्ज में ऐड नहीं किए गए हैं। तो उस केस में पूरी पावर है कोर्ट के पास, चाहे वो सेशन कोर्ट फ्रेम कर रहा हो चार्ज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम किया हो, पूरी पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर जजमेंट से पहले चार्ज को ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर वो देखते हैं कि इन चीज़ों को घटाने या बढ़ाने से किसी प्रकार का भी कोई ज़्यादा प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव बिल्कुल अगेंस्ट एक्यूज्ड के अगर नहीं जा रहा है, तो वो इन चार्ज को फ्रेम कर कर ट्रायल उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, मानो कि ये चार्ज ऑलरेडी फ्रेम पहले ही हो चुका था, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज के द्वारा नहीं हुआ है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी चार्ज अल्टर होंगे या ऐड होंगे, तो जो विटनेस की गवाही हो चुकी है, जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो चुका है, उनको री एग्जामिन करा जाएगा, फर्दर एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं उन पॉइंट्स पर, केवल उन पॉइंट्स पर री एग्जामिन या फर्दर एग्जामिन होंगे जो कि ऐड हुए हैं एडिशन में। जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जो पहले से चार्ज फ्रेम हो गए थे और उन पर हो चुका है, उन पर दोबारा सवाल जवाब नहीं होगा, सवाल जवाब केवल उन पर होगा जो कि अब ऐड और अल्टर किए गए हैं चार्ज, उन पर री एग्जामिनेशन क्रॉस हो सकता है बस, और किसी पर नहीं।
तो ये कुछ आपकी जिसे कहते हैं कि मोटी मोटी बातें थी चार्ज से जुड़ी हुई। तो चार्ज एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, 211 से 224 है। अगर एक दिन में ही बताया जाए तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में 217 एंड अबव जाऊंगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप डिसाइड करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच। नमस्कार।